तो अभी आप एक वीडियो देखने जा रहे हैं, आज अजीब सी बात हो रही, पहली बार कुछ ऐसा होगा कि जिस वीडियो को देखने जा रहे हैं उसकी गड़बड़, उसके अंदर जो गड़बड़ होगी वो पहले मैं बता दे रहा हूँ। मैंने वहाँ पर आगे की ओर एक चीज़ लिखी है, अभी वीडियो में आएगी, कि डेल्टा एच इज इक्वल टू, यहाँ लिखूंगा थोड़ी देर में, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस की जगह डेल्टा एन जी आर टी जल्दबाजी में लिखा गया। ये है, मतलब इस जगह पर आपको एक लखा मिलेगा ऐसे करके, जिसे मैंने बाद में करेक्ट कर दिया है, लेकिन इतनी देर में आप कमेंट मारना शुरू कर देंगे, बहुत सारी बातें आनी शुरू होंगी, सर इधर गलत लिखा है, ये फॉर्मूला गलत लिखा है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये बाद में मैंने प्लस कर दिया, और ये यही होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। बस इतना बता करके बात शुरू करवानी है। अब आप वीडियो को एंजॉय करिए और वीडियो को देखिए। थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री, अजीब सी एंट्री हुई आज। बस चलिए साहब, चलो जी स्टार्ट कर देते हैं फिर आपका वो चीज़ जिसकी आपको इंतजार थी। क्या गैस करो क्या बताने जा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, बहुत सारी डिमांड, और इसके बाद में शुरू करेंगे हम ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स को थोड़ा सा रोक देते हैं, फिर ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग कह रहे हैं ऑर्गेनिक का डर, तो डर ही दूर कर देते हैं, क्योंकि डर के आगे क्या है, डायलॉग आता है ना, डर के आगे क्या है, ठीक है, डर के आगे हमेशा जीत है, तो डरना नहीं है, डर को खत्म कर ले रहे, जीत तो हमेशा ही हमेशा है। देखिए मैं आप में जो आपको चीज़ें रिवीजन करा रहा हूँ, जैसे कल MHCT की वीडियो डाल दी, ठीक है, तो मैंने मैं इसलिए डालता हूँ कि भाई मैं यहाँ से बैठ के आपको फ़ोन से नहीं बता सकता हूँ, किसी मीडियम से नहीं बता सकता हूँ। तो उसमें क्या था, मेरे जल्दी में क्या हुआ, 630 की जगह 360 निकल गया मुँह से। हाँ 360, कई बच्चों ने कमेंट करा, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हो। मेरे मुँह से तो निकल जाता है ऐसे यार, बहुत सारे काम करने होते हैं। अभी आपसे पहले कंपनी को 100 लोगों को देखना, नए कंटेंट जो है उनको देखना, पुराने जो कंटेंट थे उनकी कमियों को दूर करके नया बनाना, उसमें नई क्वेश्चंस को जोड़ना, क्योंकि अब नया एडिशंस बन रहे हैं, नई चीज़ें बन रही हैं, नई वीडियोस को चेंज करना, ठीक है। फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो शुरू की है उसमें इतने सारे रजिस्ट्रेशन हो गए, तो उन्हें देखना क्या, उनको मना कैसे करना है, किसको क्या करना है, ठीक है। अलग अलग बातें सब लोग कहते रहते हैं। दुनिया का नाम देखिए, अगर शांति से सब लोग रहें तो ऐसे लगने का मन भी नहीं लगता, पता है, मन भी नहीं लगता। तो जो कहते हैं कहने दीजिए दुनिया में। अभी आपका ना जो टाइम आने वाला है एग्ज़ाम से पहले, तो आपको बहुत सारी बातें कही जाएंगी, तेरा तो पिछली बार भी नहीं हुआ था, इस बार भी तेरा नहीं होगा, ठीक है। ऐसे सब चीज़ों को, मतलब कुछ लोगों का ना काम ही होता है कहना। अगर हम उन चीज़ों पर ध्यान दें तो हम कुछ भी नहीं कर पाए। अब हमारे नरेंद्र मोदी जी मान लो, या हमारा कोई भी मिनिस्टर है, या APJ है, तो लोग अच्छे वाले मिलेंगे, बुरे वाले भी मिलेंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप किस टारगेट के लिए काम कर रहे हो। घर से आप निकलते हो ना, है, मान लीजिए घर से आप रोडवेज के लिए ही जाते हो, रोडवेज के लिए जहाँ बस पकड़नी है, तो आपको पहले पता होता है कि आपके बीच में रास्ते में क्या क्या घटेगा, क्या क्या आपके साथ होगा, कौन आपको क्या कह सकता है, कुछ नहीं ना। लेकिन एक टारगेट आपका फिक्स होता है, क्या, मुझे बस पकड़नी है और अपनी जिस जगह पर मुझे जाना है वहां पहुंचना है। हाँ, कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है, कोई गंदगी मचा रहा है, कोई गिरबान पकड़ रहा है, कोई चीज़ें कर रहा है, तो जवाब होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा अगर कोई बोल रहा है तो एक ही बात है, लोगों का काम है कहना, जरूर कहेंगे वो तो, और आपका काम है करना, बहुत अच्छा करना, ठीक है। अब ज़्यादा देर डायलॉग में मारता हूँ, आगे की ओर चलता हूँ। आपसे यार बहुत अच्छा सा वो क्या है, तालमेल सा बैठ गया आप लोगों को साथ में। ऐसा लगता रहता है कि बस जैसे मैं रोज़ मिलता हूँ, रोज़ आपसे बातचीत करता रहता हूँ, तो इसलिए अच्छा सा लगता है, अपनी बातें रख देता हूँ आपके सामने, ठीक है। कंटेंट्स मटेरियल के बारे में बताता रहता हूँ, कभी कंटेंट के बारे में बताता रहता हूँ। कोशिश है मेरी कि मैं जल्दी जल्दी आपको रिवीजन दे सकूँ। भाई मान लीजिए 5 घंटे का टॉपिक है और उसको मैं अगले हाफ एन आवर में कोशिश करूँगा, 40 मिनट में कोशिश करूँगा आपको सारी चीज़ समझाऊँ, तो अच्छा लगेगा कि कहीं तो मैं आपकी हेल्प कर पाया, जिस रास्ते को मैंने देखा वहाँ आपको बता पाया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हम बात कर रहे होंगे, सबसे पहले बात में फंक्शंस की बात कर रहे होंगे। अब ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा। ह्यूमन बॉडी क्या है, ओपन सिस्टम है, ऐसे करके सारी चीज़ें आप जानते हो। फंक्शंस की बात करेंगे हम। फिर उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे फंक्शंस के बाद में प्रॉपर्टीज़ की और हीट्स की हम बात करेंगे, डिफरेंट टाइप की हीट्स की हम बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम जो आपसे बात कर रहे होंगे वो क्या बात करेंगे, प्रोसेसेस की बात करेंगे। हमारे पास में कुछ प्रोसेसेस होंगी, उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें सारी चीज़ें खत्म हो जाती है और फिर उसके बाद में हम एप्लीकेशन की बात करेंगे। इतने में ही हमारी सारी बातें खत्म हो जाती है। एक एक करके मैं अब आपसे बात करता हूँ। जैसे फंक्शंस, आपको ये पता करना है आपका क्या है, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शंस, इनको आपको ध्यान रखना। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन बिल्कुल एनसीईआरटी के अंदर जो दे रखे, जो आपकी बुक्स के अंदर दे रखे हैं उनको याद कर लीजिए। मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि कौन
को हम पाथ कहते हैं, कौन को हम स्ट्रेट कहते हैं, वो लंबी बात हो जाएगी। फिर आपको क्या याद रखना, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ के जाइएगा डेफिनेटली। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो डिपेंड नहीं करती, जो डिपेंड करा करती है, और एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव हमेशा इंटेंसिव हो जाया करता है। इस चीज़ को ध्यान रखे रहेंगे फिक्स करके। जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी हम 1 मग पानी लें या 10 मग पानी लें, 1 बाल्टी ने, ऐसी रहेगी, इट मीन इंटेंसिव है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें और मास की बात करें, जो डेंसिटी को पैदा करता है, D=m/v, तो वो कैसा है, वो एक्सटेंसिव है, मास या वॉल्यूम। स्पेसिफिक चीज़ें, स्पेसिफिक मतलब डिवाइड बाय मास, चेंज हो जाया करती हैं। ऐसी कुछ चीज़ों को ध्यान रखे रहेंगे। फिर उसके बाद में हमारे फंक्शंस के बाद में जो आती है वो हीट्स आया करती है। तो जितनी भी प्रोसेस हैं उसकी अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे, और इसी के ऊपर हमारा सबसे मेन काम हुआ करता है। फिर हमारा फर्स्ट लॉ है, फिर हमारा वर्क फंक्शन है, फिर हमारे पास में कार्नेट साइकिल है। तो हमारे पास में बहुत सारी हीटों की बात हो रही होगी यहाँ। डेल्टा एच, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीट एट कॉन्स्टेंट पेपर। डेल्टा यू, हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, हमारे पास में ये हो गई। हमारे पास में क्या है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन या हाइड्रेशन, कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन। बहुत सारी हीट्स की हम बात कर रहे होंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या आएगी, डेल्टा जी, डेल्टा एस। एक ही जगह पर इन चीज़ों को दिखा दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास में होती चली जाती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास में होती जाती हैं। फिर बात आएगी हमारे पास में प्रोसेस की। प्रोसेस हमारे पास में 3 मेन प्रोसेस हमारे पास में हुआ करती हैं। एक हमारे पास में आइसोकोरिक, एक हमारे पास में आइसोथर्मल, और एक हमारे पास में एडियाबैटिक, और एक आइसोबैरिक भी है, आइसोबैरिक। ये मेरे पास में बातें हुआ करती हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आया करते हैं, क्या क्या चीज़ें हुआ करती हैं, उनको एक एक करके बात कर लेते हैं। हम सबसे पहले जो बात कर रहे होंगे आपसे समझाने की या आपको बात बताने की, वो ये है कि हम यहाँ पर आपसे बात कर रहे होंगे हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हम हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो फॉर्मूला आता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा एन जी आर टी, गैसेस प्रोडक्ट माइनस गैसेस रिएक्टेंट। ठीक है, और या फिर हम कहेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। मेरे पास में तीन होते हैं। तो यहाँ जो डेल्टा एन जी होता है, ये सब चीज़ें ठीक है। मान लीजिए ये मेरे पास में जूल में है, तो इसको भी आप जूल में रखिएगा, और इसकी वैल्यू हमेशा रखिएगा 8.314 रखा करते हैं। डेल्टा एन जी क्या हुआ करता है, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट को लेते हैं। लिक्विड या सॉलिड को हम कंसिडर नहीं करते हैं, ना हम लिक्विड को कंसिडर करेंगे ना हम सॉलिड को कंसिडर करेंगे। तो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू हमारे पास में जैसे CH4 दिया हुआ है और यहाँ O2 लिखा हुआ है और यहाँ लिख दिया CO2 प्लस H2O, और ये लिक्विड है, तो इसको कंसिडर नहीं करा जाएगा, हम केवल गैसेस को कंसिडर करेंगे। गैसेस प्रोडक्ट माइनस गैसेस रिएक्टेंट 8.314। आर की वैल्यू हमारे पास में कैलोरी में 2 हुआ करती है, आर की वैल्यू हमारे पास में कैलोरी में 2 हुआ करती है, 2 कैलोरी में हुआ करती है। तो ये हमारे पास में, तो अर्ग, कैलोरी, जूल, किस किस को, अर्ग, कैलोरी, जूल, इनको आप रिलेट कर लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन किस तरह से देखा जाएगा। इस चीज को आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें, किसी भी तरह से आपको भूलना नहीं है, ध्यान रखे रहेंगे। ठीक है, आपको नहीं भूलना है। अब इससे नेक्स्ट की बात आ रही है। नेक्स्ट हमसे बात करने लगेंगे। जब हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि यहां पर किस तरह से होता है, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0 0, जहां से चले वहीं आगे। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, आइसोथर्मल के लिए 0, मतलब इंटरनल जिसे हमने लिख रखा है डेल्टा ई या डेल्टा यू, डेल्टा ई भी लिख सकते हैं, डेल्टा यू भी लिख सकते हैं। और डेल्टा एच हमारे पास में क्या होती है, एंथैल्पी कहलाई जाती है, या हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इन्हीं के ऊपर रिलेटेड कुछ हमारे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इनकी वैल्यू क्या होती है। तो हम जानते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी डेल्टा टी, मतलब सी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। अब मैं हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करने लगता हूं अगर, तो एन डेल्टा टी होगा, एन डेल्टा टी। अगर मैं आपसे कहता हूं हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो नो डाउट कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट अपॉन एन डेल्टा टी होगा। और अगर मैं आपसे कहता हूं हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
मतलब सी हम निकालना चाहते हैं, हम सी निकालना चाहते हैं, किस पे निकालना चाहते हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो जैसे आप कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करोगे, जैसे आप कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करोगे तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब डेल्टा टी कितना हो गया? 0। टेम्परेचर चेंज कितना हो गया? 0। अगर वो हमसे कहता है एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो हीट चेंज 0 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसके, ये तो ठीक है, हमें वैल्यूज पता चल गई। इसका जो क्वेश्चन आएगा वो ग्राफ से रिलेटेड होगा। ग्राफ से रिलेटेड का मतलब ये है कि ये सारी मेरे पास में प्रोसेसेस हैं, इनके ग्राफ की बात हम कर लेंगे और वहां पर आपसे पूछेगा बताइए इसका सी कितना होगा, उसका सी कितना होगा, बस हमें ये चीज ध्यान रखनी है। तो हमारे पास में क्या होने जा रहा है कि मेरे पास में अगर कोई प्रोसेस है, मान लीजिए आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। लेकिन अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हमारे पास में ये होता है, ये मेरे पास में आइसोथर्मल है और ये एडियाबेटिक है, ये एडियाबेटिक है, ये आइसोथर्मल, ये एडियाबेटिक, रिमेंबर इट। अब इसकी जब बात करते हैं, अब कैसे ग्राफ आते हैं, ये मेरे पास में जब आइसोथर्मल ग्राफ होगा, ये गड़बड़ ना कराना अब एग्जाम में, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं यहां। ये मेरे पास में P है, ये मेरे पास में V है, ये इस तरह से हमारे पास में बनेगा P और V। अब ये गामा की वैल्यू कुछ ना कुछ हुआ करती है, 1 से ज्यादा होती है, तो P इज इक्वल टू क्या होने जा रहा? K अपॉन V की पावर गामा। ये 1 से, V को हम 1 से ज्यादा मान करके एक ग्राफ खींचा करते हैं। जब भी हम वैल्यूज को रखा करते हैं 1 से ज्यादा रख करके चलते हैं, तो V की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगी तो ये क्या होगा? ये बढ़ जाएगा, तो P कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक ग्राफ जो चलेगा, एक ये ग्राफ है और एक ग्राफ ऐसे करके बनेगा, लाइक दिस। मतलब ये मेरे पास में आइसोथर्मल है, तो ये मेरे पास में एडियाबेटिक होगा। ये ध्यान रखना, मुझे बस इसीलिए ग्राफ बताना था। अगर 2 ग्राफ आने लगे कि कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबेटिक है, यहां से बात क्लियर हो रही है। जैसे ही मैं V की वैल्यू मान लीजिए 2 रखता हूं, V की वैल्यू मैं यहां पर भी 2 रखता हूं, क्योंकि यहां हमारे पास में क्या PV इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा? P इज इक्वल टू K अपॉन V होगा। तो यहां मैं 2 रखूंगा और यहां मैं 2 रखता हूं, 2 की पावर समथिंग है 1 पॉइंट या कुछ भी, तो ये बढ़ जाएगा। जैसे ये बढ़ जाएगा तो ये कम हो जाएगा, P क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। V दोनों के लिए 2 रख दिया, इसका P कम है, इसका P ज्यादा है। अब दूसरी बात, ये जो मेरे पास में यहां पर है, ये सैडेड एरिया है, ये सैडेड एरिया है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं। और ये भी एक सैडेड एरिया है, ये हमारे पास में क्या? वर्क डन है। तो आइसोथर्मल के केस में एडियाबेटिक वाले केस से, जरा ध्यान दीजिएगा, एडियाबेटिक वाला केस ये हो गया, आइसोथर्मल वाला ये हो गया। तो ये जो सैडेड एरिया होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्क डन बोला करते हैं, या वर्किंग ऑन बोला करते हैं, कुछ भी है। तो हमारे पास में आइसोथर्मल वाले केस में वर्क डन ज्यादा है, एडियाबेटिक वाले केस में वर्क डन कम है। इतना ध्यान रखे रहेंगे। एक क्वेश्चन हमारा ये और सॉल्व हो गया। कुछ बातें धीरे धीरे करके मैं आपको इसमें समझाया जा रहा हूं जो ग्राफिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेरे पास में यहां पर जैसे ग्राफ होगा इससे रिलेटेड, तो हमसे कहेगा कि ये P है, ये V है और ये ग्राफ इस तरह से है। तो हमसे कहेगा इसका C कितना है और इसका C कितना है। तो एडियाबेटिक का 0 होता है, इसका कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। तो हमसे कहेगा ये है, कहेगा अगर ये P इज इक्वल टू V की पावर गामा, सॉरी ये वाला P V की पावर गामा को इंडिकेट करता है और ये PV को इंडिकेट करता है, तो इसका C बताइए, इसका C बताइए। तो आप सॉल्व कर लेंगे, बता देंगे आराम से। कैसे और पता चलेगा आइसोथर्मल का केस? वो कहेगा इसका टेम्परेचर यहां पर भी इतना, यहां पर भी इतना, मतलब यहां से लेकर के यहां तक टेम्परेचर क्या है? सेम है। यहां से लेकर के यहां तक का हमारा टेम्परेचर क्या है? सेम है। अगर यहां से लेकर यहां तक का टेम्परेचर हमारा सेम हो रहा है, तो इसके लिए C की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट होगी, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है। अब अगर हमारे पास में वो लिख करके देता है इस तरह से कि P दिया हुआ, ये V दिया हुआ, ऐसे V कांस्टेंट, आइसोकोरिक P कांस्टेंट, आइसोबेरिक, लाइक दिस, ये प्रोसेसेस हो गई। अब इधर की ओर वो मैं वहां लिखा हुआ, यहीं पर सारी चीजें सॉल्व करता रहूंगा मैं आपके लिए, जिससे कि मैं वहां की हर बात को आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूं, हर बात को मैं आपको समझाता हुआ चलूं, कोई गड़बड़ ना हो जाए हमारे पास में, ठीक है। अब हमारे पास में क्या होता है, जब हम इन सारी चीजों को लेकर के चलते हैं, अरे यार बताया नहीं जब से, ये गड़बड़ हो रहा है, ये तो गड़बड़ हो रहा है। लेकिन हाँ, तुम कहां से बताते, तुम तो उधर से देख रहे हो, जल्दबाजी में ऐसी चीजें हो जाती हैं। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, डेल्टा H इक्वल डेल्टा U प्लस NR डेल्टा T, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गया इसमें,
ये यहाँ सोच करके, चलो कोई बात नहीं, ये हमारे पास में गड़बड़ हो गया था, हो जाता है। एग्जाम में गड़बड़ नहीं होना भाई, एग्जाम में गड़बड़ नहीं करना, वहाँ नहीं हो जाता है, हो गया, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास में ये चीज़ आ गई, यहाँ तक ये बात आ गई। और हमारे पास में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर आती है वो ये आया करती है कि एक आता है Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। ये R सॉलिड के लिए 0 हो जाएगा, मतलब दोनों इक्वल होते हैं, दोनों सेम होते हैं। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉलिड के लिए क्या होगा, सेम होगा, तो इनका डिफरेंस 0 आएगा। उसके बाद में हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट बात आती है जो इसके अंदर, वो ये आती है गामा इज इक्वल टू Cp बाय CV। किसके लिए गामा कितना होता है आप निकाल लेंगे। अगर वो मिक्सचर की बात करता है कि किसी को मिक्स करके अगर हम बनाना चाहते हैं गामा, तो उसमें हम CV मिक्सचर निकाल लिया करते हैं, N1 CV1 N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम निकाल लेते हैं, कांस्टेंट प्रेशर वाला कैसा निकलेगा, R प्लस CV, R प्लस CV, इस तरह से, इस तरह से निकलेगा हमारे पास में। मिक्सचर का निकालना है, वो कहेगा 2 मोल्स ऑफ हीलियम एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हीलियम का CV, इसका अब कैसे पता चलता है CV कितना होता है, तो CV इज इक्वल टू होता है F/2R। F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक के लिए। और डायटोमिक और आइडियल गैस का एक ही माना जाता है, डायटोमिक और आइडियल गैस के लिए एक ही माना जाता है, इसलिए ध्यान रखे रहेंगे, आइडियल गैस हो या डायटोमिक गैस हो, दोनों एक ही बात मानी जाती है हमारे पास में, इस चीज को ध्यान रखना आपको, ठीक है। CV ऑफ मिक्सचर आपको ध्यान रखना, गामा मिक्सचर निकालने के लिए CV ऑफ मिक्सचर निकालेंगे, फिर CP ऑफ मिक्सचर निकालेंगे R प्लस CV करके, और फिर यहां वैल्यू रख करके इनको सॉल्व करेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात यहां पर इंपॉर्टेंट थी एक और, वो डिस्कस कर लेने, क्या है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि अगर मेरे पास A से B है, B से C है और C से D है, तो यहां पर जो मेरे पास में हीट जितनी भी लग रही हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस, वो इसके बराबर होगी, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसके बराबर होगी। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज आती है, क्या, हीट ऑफ कंबशन। अब इसको कुछ छोटी छोटी सी बातें बतानी है मुझे, हीट ऑफ कंबशन में मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ठीक है, या इन सब चीजों में आपको क्या चीज समझाना चाहता हूं, वो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। मेरी वीडियो भी हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन की, वहां से भी आप डिटेल देख सकते हो, येलो शर्ट के अंदर है, लेकिन यहां भी मैं आपको बताना चाहता हूं। हीट ऑफ कंबशन हमारे पास में क्या होगा, CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू क्या होगा, CO2 प्लस H2। ये 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, और ये क्या है, लिक्विड है। अब हीट ऑफ कंबशन का मतलब ये होता है कि इसका 1 मोल होना चाहिए, पहली बात, चाहे ये गैस हो, चाहे ये लिक्विड हो, चाहे ये सॉलिड हो, कुछ भी हो, ये प्रॉपर ऑक्साइड देने चाहिए। प्रॉपर ऑक्साइड का मतलब ये है, C का मिलना चाहिए CO2, S का मिलना चाहिए SO2, Na अगर सॉलिड Na2 सॉलिड मिलना चाहिए, और H से पैदा होना चाहिए H2 लिक्विड। NO2 गैस, मतलब प्रॉपर ऑक्साइड मिलने चाहिए। अगर प्रॉपर ऑक्साइड नहीं मिलते हैं तो वो कंबशन नहीं कहलाएगा, मतलब हीट ऑफ कंबशन का कॉन्सेप्ट नहीं कहलाएगा। कैसे, अगर मेरे पास में कहीं पर CH4 दिया हुआ है और यहां 1 नाउ के 2 मोल्स करके लिखा हुआ है, या कुछ भी हम बैलेंस कर रहे हैं, तो ध्यान रखना ये हीट ऑफ कंबशन नहीं कहलाएगा। इससे जो हीट पैदा होगी वो हीट ऑफ कंबशन नहीं कहलाएगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, हमारे पास में जो H2O यहां पर दिया हुआ है वो गैसियस नहीं होना चाहिए। अगर वो गैसियस हो गया तो भी काम नहीं चलेगा, अगर उसने कहा CO बनता है तो भी काम नहीं चलेगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातों को आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि हीट ऑफ कंबशन होने के लिए हमारे पास में जो मोटी मोटी सी बातें हैं, मेन बातें हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। ये 1 होना चाहिए, बनने वाले प्रॉपर ऑक्साइड बनने चाहिए। प्रॉपर ऑक्साइड में जैसे मेटल है तो वो सॉलिड बनेगा, वाटर है तो लिक्विड बनेगा, C है तो CO2 गैस बनेगा, S है तो SO2 गैस बनेगा, NO है तो NO2 गैस बनेगा। लेकिन अगर वो CO बन गया तो हीट ऑफ कंबशन नहीं कहलाएगा। दूसरी बात, जब भी मैं किसी रिएक्शन की बात करता हूं तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मेरे पास में क्या होने जा रहा है, हीट ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच एफ ऑफ रिएक्टेंट। मतलब अगर रिएक्शन के लिए निकालें, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की हीट ऑफ फॉर्मेशन को रखा करते हैं। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से इसके ऊपर काम करेंगे, कैसे करके काम करा करते हैं, कैसे करके चीज़ों को समझा करते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में कंबशन की बात खत्म हुई, इसकी बात खत्म हुई, इसकी बात खत्म हुई। अब सब्लिमेशन की बात आती है। सब्लिमेशन की बात यहीं पे पूरी कर देते हैं कि ए से बी है, बी से सी है। हमारे पास में क्या था, ये सॉलिड था, सॉलिड से बना लिक्विड, लिक्विड से बना गैस। तो यहां पर हमारे पास में क्या होती है, फ्यूजन, फ्यूज कर रहे हैं। और यहां पर हमारे पास में क्या होती है, वेपराइजेशन, वेपराइज कर रहे हैं। तो यहां से लेकर यहां तक क्या होगी, हीट ऑफ सब्लिमेशन हो जाएगी। ये बात भी खत्म हो गई। अब बात आती है हीट ऑफ फॉर्मेशन की। हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या ध्यान देना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन का जब भी जिक्र होगा तो हम फॉर्म कर रहे हैं किसी न किसी को, जैसे C+2S2 इज इक्वल टू हम फॉर्म कर रहे हैं CH4 गैसियस। लेकिन ये हमारे पास में जो कार्बन है ये होना चाहिए ग्रेफाइट, एलिमेंटल फॉर्म्स होनी चाहिए। अगर ये डायमंड होगा तो भी काम नहीं चलेगा। अगर मेरे पास में कहीं पर C+4H करके CH4 बनाते तो भी काम नहीं चलेगा, तो भी काम नहीं चलेगा। काम कैसे चलेगा, काम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मेरे पास कार्बन है, कार्बन होना चाहिए ग्रेफाइट, ठीक है। N अगर है तो N2, H अगर है तो H2, ये गैस, ये गैस, ठीक है। Cl2 गैस, Br2 लिक्विड फॉर्म में, I2 हमारे पास में कैसा, सॉलिड फॉर्म में है। तो सल्फर कैसा होना चाहिए भाई, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक कौन सा होना चाहिए, जरा सोचना। ऑक्सीजन होगा O2, ना O होगा ना O3 होगा। तो क्या होना चाहिए, बनने वाला 1 होना चाहिए। मतलब अगर किसी ने हमसे कहा कि हीट ऑफ फॉर्मेशन, उसने ठीक ठीक कहा कि ये भी गैस है, ये भी गैस है, और इससे जो बनता है वो 2HCl बनता है गैसियस। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन है क्या, आप कहोगे नहीं, 2 बनता है, बाई 2 होगा तो हो जाएगा। मतलब जो भी हीट आ रही है उसका बाई 2 करोगे तो वो हीट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। जितने ये एलिमेंट्स दिखाए हैं इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन इंडिविजुअल में 0 होती है। इसकी 0 होगी, इसकी 0 होगी, इसकी 0 होगी, इसकी 0 होगी, इसकी होगी। मतलब अगर मैं यहां निकालने लगा डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, मैं अगर निकालने लगा तो मैं यहां पर लिखूंगा डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच एफ ऑफ रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट में कौन है, H2 एलिमेंट है, Cl2 एलिमेंट है। तो इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड वैल्यूज पे 0 होगी, स्टैंडर्ड पे 0 होगी, ये ध्यान रखेंगे, ये 0 होगी। तो इसको ले लेंगे 2 टाइम्स ऑफ, तो हीट ऑफ रिएक्शन बाप अपने आप में आपको पता चल रही है, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या, 2 टाइम्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, कौन, HCl। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, बाई 2 करके हो जाएगा, बाई 2। ये हमारे पास में आ गया। इससे नेक्स्ट पे जब हम बात कर रहे होंगे आपसे, इससे जब हम नेक्स्ट पे बात करेंगे उसके ऊपर आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गया, हीट ऑफ कंबशन हो गया, हीट ऑफ सब्लिमेशन हो गया, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डिटेल मैंने अपनी वीडियो में दे रखी है, यूट्यूब पे मेरी वीडियो, वहाँ से देख सकते हैं। कंबशन भी देख सकते थे, वहाँ फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, बहुत 10-10 मिनट की हैं। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मैंने वहाँ पे बहुत डिटेलिंग में बता रखा, बहुत अच्छे से आपको चीज़ों को समझा रखी है। लेकिन अब मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ, जो मैंने नहीं बता रखी, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करता हूँ, वो है डेल्टा जी। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टफ नहीं है टॉपिक, हम टफ इसको बना लेते हैं, सोच लेते हैं। छोटी 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 सी बातें, जैसे जेईई में इस बार एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे पास में जो ये गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है, सीधी सीधी सी बात है, जैसे ए से बी है, ये टोटल एनर्जी के साथ होता है। मतलब अगर मैं इधर की भी एनर्जी की बात करूँ, इसकी बात करूँ, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो हमारे पास में क्या है, ये टोटल एनर्जी, इसके साथ सारी चीज़ है। मतलब एच है तो एच के साथ में कौन कौन हो जाएगा, यू और वर्क डन सब आ जाएगा। डेल्टा एस से क्या आएगी, रैंडमनेस आ जाएगी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ, तो इसका चेंज क्या होने जा रहा, चेंज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। मतलब टोटल हीट अगर ये वाली कम है तो शांति से बैठ जाएगा, जिसकी हीट कम होगी वही तो शांति से बैठेगा। मतलब अगर ये कम है इससे तो ये आएगा निगेटिव, कब, जब ये वाली कम है, ये कम है तो आराम से बैठेगा, और जिधर कम है उधर रिएक्शन जाएगी, मीन्स रिएक्शन आगे की ओर जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, हमारे पास में रिएक्शन हो जाएगी स्पॉन्टेनियस। कब होगी स्पॉन्टेनियस,
जब हमारे पास में नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव कब आएगा? या तो ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो। तो टी कुछ भी रखिए, नेगेटिव का मतलब अभी बताएंगे एक्सोथर्मिक, टी कुछ भी रखिए हमेशा रिएक्शन होती ही रहेगी। तो इसकी एक टेबल बनी होती है, वो कंडीशनली टेबल होती है, उसको आप देख लेंगे, बना लेंगे और उसको फिर सॉल्व कर लेंगे कि डेल्टा एच क्या हो, डेल्टा एस क्या हो, टी क्या रखें, तब हमारे पास में चीजें क्या आती हैं। जहां क्वेश्चन फंसता है, क्वेश्चन जहां पे गड़बड़ करते हैं, 3 क्वेश्चन मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं। हम 3 क्वेश्चन आपको यहां समझाना चाहूंगा जहां पर आप एग्जामिनेशंस में गड़बड़ करके आ सकते हैं। ऐसी बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी है। बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। वहां बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है और गैसियस फेज होना चाहिए सबका, सॉलिड नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे ना, लिक्विड होना चाहिए। अब हमारे पास में जो बात आती है इस जगह पर 3 क्वेश्चन में ऐसे क्या आंसर कह रहा हूं मैं आपको, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर बॉइलिंग हो रही है, ध्यान रखना, या फिर हमारे पास में आइस से लिक्विड या लिक्विड से आइस बन रहा है, ऐसे करके वाटर से मान लीजिए आइस बन रहा है, तो ऐसे वाले केस में डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, और ऐसे केस में टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस होगा। या फिर हमें इसमें से कुछ भी निकालना हो। बॉइलिंग का मतलब अगर मुझे डेल्टा एस निकालना है तो मैं टी रख लूंगा। तो कहेगा बॉइलिंग का हीट दे रखी है, तो बॉइलिंग का टेम्परेचर वाटर का कितना होगा? 100 प्लस 273। इसकी हीट दे रखी होगी, डेल्टा एस पूछेगा, आप निकाल दीजिएगा। डेल्टा एस क्या होता है? स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी हमारे पास में क्या, स्पॉन्टेनियस है नहीं है। तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू में को लेकर के चलता है तो रैंडमनेस बढ़ रही है, जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, चीजें टूटती हैं, तो यहाँ ये डेल्टा एस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव हुआ करता है। अगर ये नेगेटिव है तो इसके अंदर रैंडमनेस कम हो रही है। एक क्वेश्चन तो हमारा ये वाला होता है कि इक्विलिब्रियम, अगर बॉइलिंग की बात करेगा और आइस से वाटर या कुछ ऐसे बन रहा तो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम पे ये वैल्यू 0 हो जाती है। उस समय टेम्परेचर वगैरह सब कुछ निकलवाए जा सकते हैं आपसे। अब नेक्स्ट हमसे बात करता है नेक्स्ट हमसे क्या बात करेगा, उसके ऊपर मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात करने लगता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम नेक्स्ट आपसे बता रहा हूं। जैसे हमसे कहेगा C2H6 की टोटल हीट आपको दे देगा कुछ भी समथिंग, आपसे कहेगा कि बॉन्ड एनर्जी बताइए C और C की, और C और H की दी हुई है। तो क्या करेगा? H H H H H और H। तो कितने होंगे? 6 CH है, 1 CC है, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी है। इसकी दी हुई है, ये निकालनी है, ये दी हुई है, ये 2 दी है, ये निकालनी है, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एक ये भी हमारे पास में होता है। नेक्स्ट इज रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी का कंसेप्ट चलता है। जैसे बेंजीन रिंग की हमसे पूछेगा रेजोनेंस एनर्जी कितनी है, तो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? जैसे ये चीज है और अगर ये रेजोनेंस करने लगा तो डेफिनेटली एनर्जी क्या होगी? इधर की ओर एनर्जी प्रोफाइल क्या होगा? कम होगा। तो ये वाला जो डिफरेंस होता है इसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। दिस इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। नेगेटिव होता है मतलब एनर्जी रिलीज होगी, उतनी एनर्जी हमेशा क्या होगी? रिलीज होगी। तो प्रैक्टिकली किसी चीज को कैलकुलेट करो और थियोरेटिकली कैलकुलेट करो, चाहे वो हीट ऑफ कंबशन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है, उन सारी मेथड्स को बना करके लाओ और उसके बाद में जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। इसको नीट लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं। यही एडवांस लेवल पे या किसी और चीज पे बात कर रहे होते तो फिर खेल बदल जाता, सवाल बहुत सारे टाइप के स्टार्ट हो जाते, फिर उनकी स्टाइल बिल्कुल अलग बदल जाती, वो बहुत 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 अलग टाइप के क्वेश्चन हो जाते सारे के सारे। नीट के जो क्वेश्चन और एस्पेक्ट्स बन सकते हैं उनके ऊपर मैं इस समय पर बात कर रहा हूं। थर्मोडायनेमिक्स सिंस फिजिक्स में भी है और यहां पर भी है, दोनों जगह पर है। तो दोनों जगह वर्क डन निकालने के कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, वहां से चीजें आपकी सॉल्व हो जानी है। ठीक है। एक क्वेश्चन और जो इसके अंदर गड़बड़ करता रहता है, बार बार आपको कंफ्यूज कराता रहता है, परेशान कराता रहता है, उसके ऊपर मैं आपको और बात बताना चाहता हूँ। हो सकता है आपका वो अच्छे से क्वेश्चन हो जाता हो, और अगर नहीं होता है तो भी मैं आपको वहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग वहाँ गड़बड़ क्या कर देते हैं, कैसे करके चीज़ें हमारे पास में गड़बड़ हो जाती है। तो डेल्टा जी हो जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा। क्रिस्टल्स के लिए ये 0 होता है, मतलब थर्ड लॉ, फोर्थ, इस तरह से सारी चीज़ों को आपको देख करके चलना है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात आ गई, वो क्या है कि हमारे पास में अगर ग्राफिकली हम बात करने लगे, इधर की ओर हमारे पास हीट है, इधर की ओर हमारे पास टाइम है, तो क्या होगा? ए मेरे पास है, कोई हीट दी से बी मिल गया, हीट दी, टाइम के साथ हम हीट दे रहे हैं, ऐसे करके हीट देते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास में क्या होगा? डेल्टा एच ही होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये हीट दी जा रही है,
प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये इधर आ गया तो हीट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, हीट ऑफ रिएक्टेंट प्लस जो दी है आपने, जो हमने दी है, तो ऐसे करके लिखा जाता है। तो डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, प्लस क्यू हम दे रहे हैं मतलब N2, उधर चला गया तो माइनस क्यू, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे कहता है वो कभी कभी डिसोसिएशन इस टेम्परेचर पे हो रहा है या डिसोसिएशन हमारे पास में बना हुआ है, तो बताइए हमारे पास में किस तरह से कॉन्सेप्ट होंगे, क्या होंगे। तो डिसोसिएशन का मतलब क्या, एनर्जी हम देंगे, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस देंगे, मतलब ये पॉजिटिव, ऐसे। ये पॉजिटिव है। अब क्या अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डेल्टा जी निगेटिव होगा, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोसिएशन बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोसिएशन बढ़ जाता है। एक्सोथर्मिक के लिए समय के साथ हीट कम हो रही होगी, बस ये हमारे पास में बातें हो जाती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट बना था। तो ऐसे करके चीजें बहुत सारी हैं, बहुत सारी छूट गई हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारी कवर हो गई, लेकिन मेन चीजें मैंने आपकी कवर कर दी हैं। आपको क्या क्या और चीज करनी है, आपको सिस्टम्स के बारे में बात करना, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ठीक है, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज, एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज, फंक्शंस ग्रुप जो आपके हैं, ठीक है, पाथ डिपेंडेंट स्टेट फंक्शंस, इस तरह के वो सारी चीजें आपको करनी है। और आपको क्या करना है, और आपको करना है वर्क डन्स जितने भी आपके हैं, आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक, इन वाले सब में। और आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने बता ही दिया था, गामा से रिलेटेड हमारे पास में होता है, गामा को निकालना मैंने आपको सिखा दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने इस समय डिस्कस कर ली हैं, इतना ही काफ़ी है थर्मोडाइनमिक्स की, थर्मोकेमिस्ट्री की जिक्र को करने के लिए। केमिस्ट्री वाले हिस्से को मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया, वर्क डन वाला आप अपना वहाँ से कर लेंगे। तो चीज़ों पे ध्यान रखेंगे, जैसे हीट ऑफ कंबशन करते समय गैसेज हैं या लिक्विड हैं या सॉलिड है, उन सब चीज़ों पे, ठीक है। फॉर्मेशन करते समय वो एलिमेंट्स होने चाहिए, एटम्स नहीं होने चाहिए। मतलब अगर हमसे वो कहता है कि मेरे पास H + Cl लिख दिया और इससे HCl बना रहे हो, तो क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन? नहीं, क्योंकि H नहीं होना चाहिए, H2 होना चाहिए, ऐसे हाफ Cl2। अब सही है, अब सही है। बनने वाला हीट ऑफ फॉर्मेशन में वन होना चाहिए, कंबशन में इधर वाला वन होना चाहिए, और यहां हम एडजस्ट करेंगे H, अरे ये नहीं लेंगे, H2 का हाफ, Cl2 का, ऐसे ऐसे करके काम करेंगे। इन चीजों का ध्यान रखना। और डिटेल इसका देखना, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो आप मेरी वीडियोस पे जा सकते हैं, कहीं पर भी आपको डालेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन बाय दुष्यंत कुमार, हीट ऑफ कंबशन, तो वहां से आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा, आप गड़बड़ ना हो जाए वहाँ पर आपका। ये एलिमेंट भी होने चाहिए, ये भी चीज़ जरूरी है। तो आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक के ऊपर चलना शुरू करते हैं, ऑर्गेनिक के ऊपर बातें करना शुरू करते हैं, डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और बस इतना है कि समय हमारे पास बहुत है, बहुत ज़्यादा समय है। टुडे इज़ व्हाट 13th, आज 13 तारीख है, और 13 से लेकर के 7th, इट इज़ अराउंड 24 डेज हमारे पास, मतलब 24 दिन है। दिन के हिसाब से नहीं, घंटे के हिसाब से। मैंने आपसे कहा था 12 घंटे अगर आपने निकालने शुरू कर दिए, जस्ट बिलीव मी, आपको लगेगा अरे बहुत समय है, और दिन गिनने शुरू कर दिए तो गायब हो जाएंगे। तो निकालने शुरू करिए, करते रहिए, बहुत अच्छे से चीज़ें होंगी और रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग आएगा जैसा आप सोच रहे हैं। और सोचना कैसा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में स्टार्ट कर देते हैं, फंक्शन ग्रुप की बातें समझाएंगे, नेम रिएक्शंस की समझाएंगे, उनकी मैकेनिज्म समझाएंगे। तो आपको इस तरह से सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक के लिए मैंने आपसे क्या कहा, पीडीएफ जो मैंने ऑर्गेनिक की आपको दी हुई है, ऑर्गेनिक की जो पीडीएफ मैंने आपको दी, ऑर्गेनिक ग्रुप्स की, प्रॉपर्टीज ग्रुप्स की, उनकी रिएक्शंस, उन सारी बातों को जो मैंने आपको दिया हुआ, सारी पहली वाली जो वीडियो थी उसको आप कर लीजिएगा। डायरेक्ट आएंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में आएगा, आइसोमेराइजेशन के बारे में कोई बात आती है, ठीक है। और आपसे कहता है कि हेलोफॉर्म टेस्ट, कैनिजर रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, डायरेक्ट आएंगे, सब उसमें दे रखे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक ग्रुप्स और इनकी प्रॉपर्टीज़ को आपको ज़रूर बताऊँगा। तो आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं, मैकेनिज्म, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ये मैंने डाल रखे हैं यूट्यूब पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस बार हम इससे आगे की बात करेंगे, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस, गिग्नार्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़, हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज़, एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल, इनकी मेन प्रॉपर्टीज़, बस ऐसे करके बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी वीडियोज़ आपके पास में हो गई। मेरे ऊपर जो एक ब्लेम था कि दुष्यंत सर इससे बिजनेस करते हैं, भैया इनका पेट पालना है, जिसे बोलते हैं लैंग्वेज, अपना पेट भी पालना है, वो तो करना पड़ेगा,
करना पड़ेगा। और हर मटेरियल में अपडेट कर रहा हूँ, नया चेंज कर रहा हूँ, कुछ नया चेंज, कुछ नया पेंज। जैसे जे मेन्स हुआ उसके बाद चेंज करा, अब एडवांस का इंतजार करके उसके बाद और चेंज करेंगे चीज़ों को। नीट का एग्ज़ाम होगा तो और चेंज करेंगे। क्या चेंज करते हैं? थोड़ा बहुत चेंज होता है, बेसिक हमेशा वही बने रहते हैं, बेसिक हमेशा वही बने रहते हैं। अब टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं, अब डीवीडी को पेन ड्राइव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और कई चीज़ों को जितना कर सकते हैं अपने लेवल पर उतना अच्छा लगता है। आप लोगों के लिए कुछ कर पाता हूँ, कुछ नहीं से कुछ तो कर रहा हूँ, बस इतना ही है। चलिए साहब, एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए मस्ती से। टुडे इज़ व्हाट? थर्सडे है। थर्सडे मनाइए आराम से, गहरी से सांस लीजिए, पढ़ना स्टार्ट करिए और बिंदास हो जाइए। मेरी तरफ से तो बस हमेशा एक ही रहता है, मस्त रहो, एक गुड़ा बाटी खाओ, 12 घंटे पढ़ो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, 7 घंटे सो, और हमेशा अच्छे का सोचो। इसीलिए मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है कि कोई ऐसा कहता वैसा कहता, मैं फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा दिमाग में एक टारगेट है कि मुझे अपने बच्चों की तैयारी करानी है यार, बस। उसके बाद मेरे बच्चे अच्छा बोलेंगे मेरे लिए, बुरा बोलेंगे, डजेंट मैटर। जब घर में तुम पैदा हुए या मैं पैदा हुआ तो माँ बापों ने क्या सोचा? ये थोड़ी सोचा छोटे बचपन में तुम खिला रहे थे, जब गोद में खिला रहे थे ऐसे, अरे मेरे बेटा लल्ला मेरे, या मेरी बेटी अरे 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 कितनी अच्छी, कि सुबह बड़े होकर के क्या तुम करोगे, क्या प्रसाद दोगे? जैसे हमारी लैंग्वेज में बोल देते हैं, ठेठ लैंग्वेज में, इस वाली हरियाणा मेरठ या इधर वाली एरिया में या नोएडा वगैरह में, कि क्या प्रसाद दोगे जी? उन्हें तो नहीं पता, लेकिन ड्यूटी निभा रहे थे वो। ऐसे ही मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। क्या आप करोगे, क्या मुझे कहोगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी एक ड्यूटी निभा रहा हूँ, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं आपसे फटाफट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऑल द बेस्ट।